मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 5 की यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो इस चैप्टर के अंदर हम किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बाद कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल, रिवेन्यू रिकॉग्निशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट से जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर बाय ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारी जितने भी फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, वो हर कोई इसको प्रिपेयर करता है। क्यों प्रिपेयर करता है? टू एसरटेन द रिजल्ट ऑफ operating financial and investment activities and known the financial position on the date of closing। मतलब अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को चेक करने के लिए, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज को चेक करने के लिए, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए, उनको एसरटेन करने के लिए सारी फर्म्स इनको प्रिपेयर करती हैं। तो रीज़न क्या होता है इनको प्रिपेयर करने का? तो रीज़न क्या है? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना, इसके साथ ही साथ आपकी जो भी ऑपरेटिंग, आपकी इन्वेस्टिंग और आपकी कह सकते हैं जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इन सभी एक्टिविटीज़ को पता करने के लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इन सभी को प्रिपेयर करने के पीछे इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अब कुछ ऐसी बिजनेस फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है जिनके लिए कि कंपलसरी नहीं है इनको प्रिपेयर करना। लाइक कौन कौन सी फर्म्स हमारे पास? लाइक आपका सोल ट्रेडर और आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि इस अकाउंट को, इन स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें। बट इन केस जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो इन अकाउंट्स को मेंटेन करे, इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करे। इन अकाउंट्स का कौन कौन यूज़ करता है या कौन कौन यूज़ करता है, कौन कौन करेगा, तो इसका रिक्वायरमेंट क्या किस किस को होती है? हमारे बिजनेस डिसीजंस को लेने के लिए। अब हमारे जो बिजनेस के आउटसाइडर्स होते हैं वो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर कर ही हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हैं कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, फाइनेंसर्स हमें फाइनेंस प्रोवाइड करे ना करे, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमारे शेयर्स को परचेज करें या ना करें। तो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर या इसके बिहाफ पर ही लिए जाते हैं। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक रेशनल इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट एंड सिमिलर अदर फाइनेंशियल डिसीजन। जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, हमें किससे क्रेडिट लेना है, हमारे इन्वेस्टमेंट के क्या डिसीजंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, किस सेक्टर में एंटर करना है, नहीं करना, वो सारे डिसीजंस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर ही लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट और जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उनको लेने के लिए। दूसरा है टू एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लो एंड बैंक्रप्सी रिस्क असेसमेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन फ्यूचर में हमारा कैश फ्लो कितना रहेगा, हमारा टर्नओवर कितना रहेगा, या ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं आ रही कि जिसके थ्रू हम बैंकरप्ट हो जाएं या हमारा दिवालिया हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को भी असेसमेंट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, पहले से ही एसेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। थर्ड है टू असर्टेन NAV। NAV मतलब नेट असेट वैल्यू। हम किसी क्या कहते हैं, नेट वर्थ का यूज़ करते हैं। नेट वर्थ आपने मैक्सिमम यूज़ सुना ही होगा। नेटवर्थ किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी बहुत बड़ी फर्म्स है, कोई सेलिब्रिटी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि इसकी नेटवर्थ इतनी है। नेटवर्थ क्या होती है? मतलब उसके पास असेट्स और लाइबिलिटीज़ कितने अवेलेबल हैं, और उनके पास असेट्स में से उसकी लाइबिलिटी को जो माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं किसी पर्सन की नेट वर्थ, उसकी वैल्यू क्या उस इंसान की। तो उसको भी कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हमें उनकी असेट्स, उनकी लाइबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग डिसीजंस। अब आपके जो बार्गेनिंग डिसीजंस होते हैं, लाइक कि वर्कर्स को सैलरी कितनी देनी है, वेजेस कितनी देनी है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हो, जॉब सिक्योरिटी हो या ना हो, ये सारे डिसीजंस आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका गोल कितना है, आप कितनी सेल्स तक करना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं, फ्यूचर गोल्स में आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सब आप तभी कह सकते हैं डिसीजन ले सकते हैं जब आपके पास आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो। इसके बाद आपके टू मेक असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डिसीजंस।
तो आपके जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उनको असेस करने के लिए कि हमने जो भी डिसीजंस लिए थे सही है या नहीं है, हमें लेने चाहिए, किस सेक्टर में हमने एंटर करा था। हो सकता है हमने किसी फाइनेंशियल सेक्टर में एंटर करा हो, हमने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दी, लेकिन उस सेक्टर से हमें प्रॉफिट ही ना हो रहा हो, तो उस कंडीशन में असेस भी तो करेंगे कि इससे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है तो फ्यूचर में उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो हम उसको रोक देंगे। तो इन सभी को भी असेस करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और लास्ट है टू फॉर्म अप्रोप्रिएट टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसीज, मतलब हमारे पास कह सकते हैं पॉलिसीज को बनाने के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। पॉलिसीज कैसे कैसी, आपकी टैक्सेशन की पॉलिसी, आपकी सब्सिडी पॉलिसीज, आपकी रेगुलेटरी की पॉलिसीज या आपकी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, मतलब बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जहाँ पर आपके फाइनेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी कंपनी के पास कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो आगे मूव करते हैं। अब हमारा कि कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से कंटेंट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंट बनता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग आपको नाम से पता चल रहा है कि जिस अकाउंट्स के थ्रू हमें अपने किसी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता चले, कितने का रॉ मटेरियल हमने लगाया है, कितनी कॉस्ट उसके रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लगाई है, और कौन कौन सी हमारी वहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस आई है। तो वही हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहलाता है, ये वही डाटा हमें प्रोवाइड कर देता है। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विच शो द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हमारा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, कि किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या कॉस्टिंग आई है, एंड द कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। उसके बाद हमें देता है कि हमारा जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसकी कीमत कितनी है। द गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर हमारी जो भी कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस आती है इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड्स, अब आपकी जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन थी उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक आपके फ्राइट, कैरीज इनवर्ड, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस सच एज फैक्ट्री रेंट, फ्यूल, पावर एंड गैस। यहाँ पर हमारे डायरेक्ट और प्लस इनडायरेक्ट दोनों तरह के एक्सपेंस को जोड़ दिया जाता है। तो हमने पास क्या फॉर्मूला आया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कैसे कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि कितने का रॉ मटेरियल कंज्यूम करा हमने उस गुड्स को प्रिपेयर करने में, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर आप दोनों चीज को इंक्लूड करोगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। यहां से तो आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस, जिसको कि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब कई बार आपके पास क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ड्यू टू स्मॉल एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंगली। जब हमारे पास कई बार क्लोजिंग या ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अवेलेबल होता है या हमारे पास गुड्स अवेलेबल होते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम किसी गुड्स को जो हमारे पास स्क्रैप था उसको सेल कर देते हैं, तो उसके थ्रू भी हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट आता है। तो वहाँ पर इस चीज़ को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस के अंदर। तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस के अंदर हम क्या देखते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, आपकी मिस्टेक है बुक के अंदर, प्लस में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्लस में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, माइनस क्लोज वर्किंग स्टॉक इन प्रोग्रेस। मतलब आपका जो भी वर्किंग प्रोग्रेस था स्टॉक उसको माइनस कर देते हैं, और माइनस कर देते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। तो यहाँ से आपकी कौन सी वैल्यू आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस। अगर आपके पास कोई वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं था फिर तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई सेल आपने करी स्क्रैप की, या आपके पास कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट था, या आपके पास कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आप इसको यूज करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। अब ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑपरेशन। किसके लिए, हमारे जो भी ट्रेडिंग ऑपरेशंस होते हैं उनके रिजल्ट को चेक करने के लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। इट शो द ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। हमारी ग्रोस प्रॉफिट हुआ है हमारी सेल्स परचेज के थ्रू, या ग्रोस लॉस हुआ है उसको ये हमें दिखाता है। अब आपका क्या देखा है इसने, अराइजिंग फ्रॉम द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब वही बात इन्होंने कही है कि गुड्स को परचेज करने में और सेल्स करने में जो भी हमें प्रॉफिट लॉस होता है उस चीज़ को ये अकाउंट हमारा शो करता है। ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारे जो हमने गुड्स को सोल्ड करा है उसकी कॉस्ट कितनी थी और हमने सेल्स कितने में करा है,
इसके बीच में जो भी आपका डिफरेंस आता है वही होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब हमारे पास कोई गुड्स थी, उसकी कीमत थी 100 रुपये जो उसके बनाने में हमारे लगे थे, लेकिन हमने उसको सेल्स कितने में कर दिया है, हमने उसको सेल्स कर दिया है 120 में। तो इस कंडीशन में हमें 20 का प्रॉफिट हुआ, ये तो हमारा दिखाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर अभी हमने इस प्रोडक्ट को 80 रुपीज़ में सेल किया होता तो हमें कितने का लॉस हो जाता, 20 का। तो हमारा 20 का क्या कहलाता, ग्रॉस लॉस कहलाता। यह आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग के बाद हम बात करेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू ascertain द नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर बाय द बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग अ अकाउंटेंसी पीरियड। जैसे अकाउंटेंसी पीरियड क्या होता है, आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और आपका 31 मार्च को खत्म होता है। तो इस एक साल के बीच में आपको जो भी टोटल प्रॉफिट या लॉस हुआ है, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस से इसकी स्टार्टिंग होती है एज डिस्क्लोज बाय द ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके लास्ट में जो बैलेंस आता था, उस लास्ट बैलेंस से स्टार्टिंग किसकी होती है, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द रिमेनिंग डायरेक्ट, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस रिलेटेड टू द इंसिडेंशियल टू बिजनेस। अब हमने इससे पहले क्या देखा था, ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ देख रहे थे गुड्स कितने का, कॉस्टिंग कितने की थी और कितने का सेल्स कर दिया, तो वहां पर तो हम निकाल ले रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। लेकिन अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर देखते हैं कि वहां पर हमें जो भी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आया उसको हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि उस साल के अंदर हमें कितने एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हमारे पास आए थे। तो उन सभी को कैलकुलेट किया जाता है, उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। दीज operating and non-operating expenses are charged to a profit and loss account and show in the debit side of the profit and loss account. तो आपके जो भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इनको आपके डेबिट साइड में दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मैंने आपको बताया। अभी इसके आगे हम इसके प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। अब आपने ये देखा कि हमने कोई भी P&L अकाउंट बनाया और हमने लास्ट में क्या देखा, हमने उसमें 30,000 प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब इस 30,000 प्रॉफिट को उनके जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अंदर किस तरह डिवाइड करना है। हमारे पास जो भी रिजर्व होते हैं, जो भी हमारे पास डिविडेंड होता है, जो भी बोनस होता है शेयर होल्डर्स का, मतलब जो भी हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके पार्टनर्स के अंदर, उनके शेयर होल्डर्स के अंदर। जो भी हमारे पास जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, जिस तरह से हमारे पास कह सकते हैं अर्निंग होती है, उस अर्निंग को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग पार्टनर्स के बीच में, तो उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, डिवाइड अमंग पार्टनर्स। मतलब हमारे पास जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, उस प्रॉफिट एंड लॉस को हमारे पास जो भी डिविडेंड होता है, जो भी हमारे पास कह सकते हैं कैपिटल रिजर्व होता है, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं अपने अमंग पार्टनर्स के बीच में। तो वो कहलाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद आप देखेंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट के थ्रू हम किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं कि उसके पास कितनी असेट्स और कितनी लायबिलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम असेट्स और लायबिलिटी के थ्रू ही किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता कर पाते हैं कि वो स्ट्रांग है नहीं है, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मली अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट एक तरह से हमें एक शॉर्ट रिव्यू देता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी असेट्स और कितनी लायबिलिटीज अवेलेबल हैं। तो ये सबसे आप कह सकते हैं लास्ट स्टेज होती है किसी भी अकाउंट को प्रिपेयर करने की। तो सबसे पहले हमने कौन सा प्रिपेयर करा, हमने प्रिपेयर किया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद हमने क्या किया, P&L अकाउंट। और P&L के बाद हमने क्या किया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन के बाद हम क्या आखिरी में तैयार करते हैं, बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट के अंदर एक तरह से समराइज होती है हमारे ओवरऑल अकाउंट्स का एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर। इन सभी टर्म्स को आपने पहले भी रीड आउट कर रखा है, पढ़ रखा है आपके 11th में, आपके 12th में, आपके ग्रेजुएशन में। तो अब डायरेक्टली हम आते हैं इनके प्रैक्टिकल्स पर। तो प्रैक्टिकल्स के बाद पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू, कि कैपिटल क्या होती है और आपके रिवेन्यू क्या होते हैं। तो अगर आप कैपिटल की बात करें, कैपिटल में हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, लेकिन जब हम बात करते हैं रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू क्या होता है, शॉर्ट टर्म। तो वही आपका सेम कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहां पर क्या दिखाया गया है, व्हेन द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज नॉट एग्जॉस्टेड इन द ईयर, व्हेन इट इनकर्ड बट अवेलेबल ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, इट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपने कोई एक्सपेंस किया, लेकिन उससे आपको प्रॉफिट क्या ज़्यादा मिल रहा है, मोर देन 1 ईयर्स तक आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी अपने बिजनेस के लिए, तो ये तो है नहीं कि वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी, तो उसका प्रॉफिट आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा, तो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने मशीनरी परचेज करी, उसका भी आपको जो बेनिफिट है लाइफ टाइम तक मिलेगा, तो वो भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अपने फर्नीचर परचेज किए अपने ऑफिस के लिए, तो वो भी आपका क्या है, आपका कह सकते हैं आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस तरह आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक आपके लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, कॉपीराइट। तो मतलब ये सब क्या है, इनमें आप इन्वेस्टमेंट, इनका एक्सपेंडिचर तो आप एक बार करते हैं, लेकिन इनको आप काफ़ी लंबे टाइम तक इनसे बेनिफिट्स लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं अब, कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्हेन द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करा, कोई एक्सपेंडिचर हमने करा है और उससे हमें 1 साल से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमें कम से कम देगा 1 ईयर और लेस, हमें जो प्रॉफिट देगा ये, मतलब हमें इतने कम टाइम के लिए हमें प्रॉफिट देता है कोई चीज़, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कह सकते हैं इसको हम अपने डेली रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, डेली रूटीन में हमारे जो भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। अब इसके अंदर आपके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, लाइक आपकी वेजिस। वेजिस क्या है, आप हर मंथ की अपने एम्प्लॉयज़ को वेजिस देते हो, अगर आप उनको वेजिस नहीं दोगे तो वो उस मंथ काम नहीं करेंगे। मतलब आपने जो भी वेजिस देते हैं आप 1 मंथ के लिए देते हैं, तो क्या है, मतलब सिर्फ आपको 1 मंथ की वेजिस है, सैलरी है वो भी, आपका पोस्टेज है, स्टेशनरी है, इंश्योरेंस क्या है, सिर्फ 1 ईयर तक का होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है, 1 मंथ का होता है। मतलब ये सारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप 1 साल से कम के लिए करते हैं, इनका जो बेनिफिट होता है आपका 1 साल से कम मिलता है आपको। अब ये तो है नहीं कि आपने एक बार इंश्योरेंस ले लिया और आप लाइफ टाइम उस इंश्योरेंस को चलाएंगे, नहीं। आपने इंश्योरेंस एक बार लिया तो सिर्फ 1 साल तक आपके लिए वो वैलिड रहेगा। इसी तरह आपने किसी गुड्स को परचेज किया, उसको रीसेल कर दिया, या रॉ मटेरियल को परचेज करा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो जो आपने रॉ मटेरियल परचेज करा तो आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर दी, उसको फिनिश गुड्स कन्वर्ट कर दिया, तो भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ ना, क्योंकि 1 साल के अंदर ही अंदर आपका गुड्स सेल्स होगी, तो उससे आपको 1 साल के अंदर ही प्रॉफिट हो गया। अब फ्यूचर में तो आपके पास वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं, क्योंकि आपने उसकी सेल्स कर दी। इसी तरह आपके पास कह सकते हैं आप जो भी रिपेयर करते हैं, रिपेयर्स लाइक आपके रिन्यूअल ऑफ बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये हमें शॉर्ट टाइम के लिए इनको प्रॉफिट देते हैं हमें, क्योंकि ये नहीं कि हमने किसी मशीन को एक बार रिपेयर किया तो लाइफ टाइम वो चलेगी, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी फिक्स असेट्स होती हैं उनकी जो मेंटेनेंस होती है, उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो भी हमारा किस में आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। इसके साथ ही साथ आपके जो भी डेप्रिसिएशन होते हैं आपके असेट्स के ऊपर, वो भी आपके रिवेन्यू लॉस के अंदर आते हैं। रिवेन्यू लॉस मतलब हर साल आपको एक फिक्स रेट के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन होता रहता है, आपकी मशीन्स की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। तो ये कुछ आपके पार्ट हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के। अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने कि इसमें से आपको पता करना है कि आपका ये कह सकते हैं डिफर्ड रिवेन्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या कैपिटल रिवेन्यू है। तो इसके बारे में बात करते हैं अब कि 1 बाय 1। तो सबसे पहला पार्ट क्या दे रखा है, कैरिज ऑन गुड्स परचेज ₹25, कि हमने किसी गुड्स को परचेज किया है और उसके लिए हमने क्या लगाया वहाँ पर, ₹25 हमने पे करे हैं उसके कैरिज के लिए, उसके इनवार्ड के लिए। तो अब क्या इंक्लूड होएगा, ये होएगा आपका रिवेन्यू, क्योंकि हमने क्या करा है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमने किसी चीज़ को
किसी चीज़ के लिए कोई पैसे को इन्वेस्ट करा है, वहाँ पर कॉस्टिंग दी है, उसके लिए हमने कुछ एक्सपेंडिचर किया है। हमने अभी ऊपर देखा था कि अगर हम किसी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट किसी चीज़ से ले रहे हैं लेस देन 1 ईयर, अगर आपने किसी गुड्स को परचेज किया, उसके आप लिए आपने किराया दिया है, तो ये तो है नहीं कि वो आपके अब लाइफ टाइम के लिए हो गया आपके पास। आपने कोई गुड्स परचेज कर आप फिर से रीसेल कर दोगे, बात खत्म, तो वो आपका रिवेन्यू आ जाएगा। इसी तरह आपका ₹2000 स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी। रिपेयर ऑफ मशीनरी क्या है? ये भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपने आज रिपेयर करा दी तो ज़रूरी थोड़ी कि वो लाइफ टाइम चलेगी, कुछ टाइम बाद तो फिर से ख़राब हो सकती है। थर्ड आपका 5000 स्पेंड ऑन वाइट वॉशिंग। ये भी आपका बिल्डिंग के अंदर आप इंक्लूड करेंगे इसको, तो ये भी क्या है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप इस साल वाइट वॉशिंग करवा रहे हो तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से वाइट वॉश करवानी पड़े। नेक्स्ट है 8000 पेड ऑन द इम्पोर्ट ड्यूटी एंड कैरीज ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम वेस्ट जर्मनी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, किसके लिए कैरीज पे करा है? मशीनरीज के लिए। और मशीनरी का यूज तो हम लाइफ टाइम करेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका हम लाइफ टाइम तक या लॉन्ग टाइम तक इसका यूज हम करेंगे। नेक्स्ट है आपका ₹25,000 स्पेंड ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कि हमने 25,000 रुपये किस में इन्वेस्ट करे हैं? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो ये आपका डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। अब डिफर्ड होता क्या है? मतलब आप कोई एक ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं जिसका प्रॉफिट आप लॉन्ग टाइम तक करते हैं, और जो आपके कह सकते हैं रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होते, मतलब जिनके लिए आपको बार बार एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता, बार बार एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। लाइक आप एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट ये तो नहीं है कि आपको ईयर बाय ईयर हर साल कराते हैं। आपने एक बार अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में कोई पैसा लगा दिया न्यू प्रोडक्ट के लिए, आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर लगाया, वहाँ पर एक्सपेंडिचर किया, तो वो अब आपको लॉन्ग टाइम तक आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। आपने कोई कह सकते हैं ब्रोकरेज चार्ज पे किया, आपने कोई पेटेंट राइट पे किया, आपने कोई अंडरराइटिंग कमीशन पे किया, तो उसके थ्रू आप लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट अर्न करोगे। मतलब हमारे एक अनयूजुअल एक्सपेंस होता है, अनयूजुअली हैवी एक्सपेंस होते हैं, जिनका बेनिफिट्स हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता है। मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसकी वैल्यू भी थोड़ी कम होती है, लेकिन जब उसकी वैल्यूज को थोड़ा बढ़ा देते हैं और ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि लॉन्ग टाइम तक हमें प्रॉफिट दे, तो वो कहलाता है आपका डिफर्ड एक्सपेंडिचर। अब हमने 25,000 के शेयर्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किया हमने, तो जो हमारे शेयर्स हैं हमको लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट अवेलेबल कराएंगे, हमको लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट देंगे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 14,000 स्पेंट ऑन स्प्रेडलिंग न्यू टाइल्स ऑन फैक्ट्री फ्लोर्स। अब न्यू टाइलिंग्स हम फैला रहे हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, एक तरह से हम कह सकते हैं अपनी फैक्ट्री को रिनोवेट कर रहे हैं। रिनोवेट किसके अंदर आ जाता है? आपका रिवेन्यू के अंदर। ये तो नहीं कि हमने अगर आज उसमें कोई टाइल्स को स्प्रेड कर दिया तो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गई, ये हमने एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमें बेनिफिट देती है, तो ये हमारा रिवेन्यू में आ जाएगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट है 4,000 स्पेंड ऑन डिसमेंटलिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड रीइंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी टू न्यू साइट। अब हमने प्लांट को, मशीनरी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? कैपिटल नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर कैपिटल कहते तो मतलब हमारा कोई न्यू एसेट्स को एक्वायर कर रहे होते, लेकिन हमारे पास न्यू एसेट्स नहीं है, हमारी पुरानी एसेट्स हैं। और रिवेन्यू भी नहीं कह सकते, क्योंकि रिवेन्यू का क्या होता है, वो हमें एक साल से कम के लिए प्रॉफिट देते हैं, लेकिन अगर हम अपने प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो हमें लाइफ टाइम प्रॉफिट देंगे, तो हमारा रिवेन्यू भी नहीं कहलाएगा ये, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डिफर्ड रिवेन्यू। मतलब हमारा ये वो रिवेन्यू है जो एक साथ हम काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, हमें 4,000 रुपये स्पेंड करने पड़ रहे हैं मशीन्स को शिफ्ट करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टाइम तक हमारे न्यू प्लांट के ऊपर वो मशीनरी हमें प्रॉफिट देती रहेंगी। इसके बाद आता है आपका 6,000 स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग। हमने किसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करा है? 6,000 का हमने 60,000 का एक्सपेंडिचर कर दिया है रेलवे साइडिंग को डेवलप करने के लिए। अब हमने एक बार रेलवे साइडिंग को डेवलप कर दिया तो हमें लॉन्ग टाइम तक, हमें फ्यूचर में जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम उसका यूज़ करेंगे और हरदम लॉन्ग टर्म तक उससे हम प्रॉफिट उठाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आपका 20,000 स्पेंड ऑन मेजर अल्टरेशन टू अ थिएटर विच मेड इट्स मोर कंफर्टेबल एंड अट्रैक्टिव। हमारे पास कोई थिएटर था, हमने उसके अंदर क्या करा है? मॉडिफिकेशन किया है, जिसके थ्रू कि हमारा जो थिएटर था उसकी सीट्स ही ज़्यादा कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव हो गए हैं। अगर हमारा थिएटर कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, तो हमें लॉन्ग टाइम में वो प्रॉफिट देगा, लॉन्ग टाइम में हमें वो कह सकते हैं प्रॉफिट देता रहेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल। मतलब यहाँ पर एक तरह से हमारी जो एसेट्स थी, हमने उनको एसेट्स को मॉडिफाई करा है फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए। लास्ट आपका अ सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन वॉज अबाउट 10,000 एज एनुअली ऑफ ₹6,000 was spent on the
ओवरहॉलिंग। हमने क्या किया, सेकेंड हैंड मशीनरी वाज अबाउट 10,000 की, हमने सेकेंड हैंड कोई मशीनरी परचेज करी और हमने कितना उसमें पैसे लगाए उसको ठीक कराने के लिए 6,000। ये क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, क्योंकि हमने उस मशीनरी को एक तरह से असेट्स की तरह लिया है, उसको एक तरह से कह सकते हैं मशीनरी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमने कोई मशीनरी परचेज करी है, उसके ऊपर हमने कुछ एक्सपेंडिचर लगाया उसको कंप्लीट रन करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए। तो ये किसका पार्ट कहलाएगा, आपका कैपिटल का। तो ये थे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन, कि हमारे पास जो भी प्रॉफिट आता है, जो भी हम रिवेन्यू जनरेट करते हैं, वो रिवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है। तो हमारे पास दो ही तरीके होते हैं रिवेन्यू को जनरेट करने के। तो पहला तो होता है सेल्स ऑफ गुड्स, कि हम गुड्स की सेल्स करें, या दूसरा है रेंडरिंग ऑफ सर्विस, कि हम सर्विसेज को प्रोवाइड करें। गुड्स सेल्स करेंगे तो मतलब हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और अगर सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं तो हमें सर्विस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और तीसरा होता है यूज बाय अदर यूज ऑफ एंटरप्राइजेज यूज, लाइक यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड, या फिर आप रॉयल्टीज ले रहे हैं, डिविडेंड्स ले रहे हैं, या इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इन तीन तरीकों से हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और आपका यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज और डिविडेंड के थ्रू। रिवेन्यू रिकॉग्निशन इन सेल्स ऑफ गुड। अब देखेंगे कि सेल्स ऑफ गुड के अंदर रिवेन्यू किस तरह रिकॉग्नाइज होता है, किस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिवेन्यू है जनरेट हो चुका है। द ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन जनरली रिकॉग्नाइज रिवेन्यू व्हेन सेल इज अफेक्टेड। तो हमारे पास कह सकते हैं जो भी ट्रेडिंग होती है और जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो कब देखती है कि उनकी रिवेन्यू जनरेट हो चुकी है, जब उनकी सेल्स ऑफ गुड्स हो जाती है। लेकिन किस कंडीशंस को वो सेल्स ऑफ गुड्स कहेंगे, तो उनके हमारे पास कुछ टर्म कंडीशंस है। तो सबसे पहले कौन सी टर्म्स कंडीशंस होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फॉर अ प्राइस। हमारी जो भी गुड्स हमारे पास था उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, किसके बदले, प्राइस के बदले। एग्जांपल ले सकते हैं, मेरे पास एक पेन था, मैंने पेन किसी कस्टमर को सेल किया, कस्टमर ने क्या किया, मुझे 5 रुपीज़ पे करे, तो इसे मैं क्या कहूँगा, सेल्स ऑफ गुड्स हो गई मेरी। यहाँ से मेरे पास रिवेन्यू का रिकग्निशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैव बीन ट्रांसफर एंड नो इफेक्टिव कंट्रोल इज रिटेन्ड बाय द सेलर। अब सेलर के पास मतलब हमारे पास कोई कह सकते हैं, मेरे पास कार थी, मैंने उसको किसको ट्रांसफर कर दी, किसी बायर को। तो मैंने बायर को कह दिया कि अगर अभी ठुकती है, इसके ऊपर कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी लॉस होता है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तो उन सभी चीज़ों के लिए उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके ऊपर अब किसका कंट्रोल होगा, हमारे बायर का। उसके ऊपर कह सकते हैं अगर कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, कोई रिस्क होता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारा बायर। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स। और तीसरी है नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ अमाउंट और कंसिडरेशन। तीसरा, जब हमारे पास कंप्लीट अमाउंट जो हम कंप्लीट अमाउंट को कलेक्ट कर ले, कोई भी हमारे पास बैलेंस ना बचे। एग्जांपल ले सकते हैं, आपने 100 रुपीज़ के किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करा, आपको उसमें से भी 80 रुपीज़ कंप्लीट मिल गए हैं और आपका 20 रुपीज़ क्या है, अमाउंट अभी लेफ्ट है। तो इसको हम कंप्लीट ये नहीं कहेंगे कि सेल्स ऑफ गुड्स हो गई है, क्योंकि अभी कुछ अमाउंट उसका लेने से बचा हुआ है। तो जिस दिन हमारे पास टोटल 100 के 100 रुपीज़ आ जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स। यहाँ से हम उसको रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जहाँ पर ये कंडीशंस तीनों फुलफिल नहीं करती, लेकिन फिर भी हम उससे क्या कहते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स हो गई हैं। तो कौन कौन सी कंडीशंस उनको देख लेते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन है डिलीवरी ऑफ गुड्स डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट। बायर ने हमारे गुड्स को परचेज तो कर लिया, लेकिन वो उसकी डिलीवरी को आपसे डिले करने को कह रहा है। वो कह रहा है कि आप पैसे ले लो मुझसे, लेकिन अपनी जो डिलीवरी है वो मुझे अभी मत दो, इन फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक डेट पर मुझे आप डिलीवरी दे देना। मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट हमारा बायर हमको दे दे हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स। मतलब हम तो उसकी डिलीवरी देने को तैयार थे, लेकिन हमारा बायर हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको किसी फ्यूचर में स्पेसिफिक डेट पर वो गुड्स को ले लेगा, लेकिन उसकी जो कह सकते हैं टाइटल होता है वो बायर तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई कार कंपनी है, बायर ने क्या कहा, कार को परचेज करिए, बायर के पास क्या आ गए, उस कार के पेपर तो सारे आ गए, लेकिन जो फिजिकल कार थी उस कार को फिजिकली हमारे बायर ने नहीं लिया। उसने बायर ने कहा कि मैं इसको कब लूंगा, इसको मैं न्यू ईयर पर आपसे लेके जाऊंगा। तो मतलब उसने क्या किया, उसकी डिलीवरी तो गुड्स की नहीं ली है, लेकिन उसकी जो ऑनरशिप थी, उसका टाइटल था, उसको हमारे बायर ने ले लिया है। तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है गुड्स डिलीवर्ड सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन। अब होता है कि अगर हमने किसी
कह सकते हैं किसी गुड्स को इंस्टॉलेशन पर पे करा है, इंस्टॉलेशन पर दिया है। मतलब इसमें आप देख सकते हैं रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली आफ्टर द इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन इज कंप्लीटेड। हमने कोई कंपनी ने हमें ऑर्डर दिया कि मुझे आपकी मशीन्स को परचेज करना, आप इनको मेरी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दीजिए। तो जैसे ही हम अपनी दूसरी फैक्ट्रीज के अंदर अपनी मशीन्स को इंस्टॉल करते हैं और वो उनका इंस्पेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं कि हाँ उन्होंने जैसी रिक्वायरमेंट कही थी हमने उसी हिसाब से उनको वहाँ पर प्लांट किया है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी सेल्स ऑफ गुड्स बन जाती है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ अप्रूवल। सेल्स ऑन अप्रूवल की बात करें, इन केस सेल्स ऑन अप्रूवल ऑन रिटर्न बेसिस रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम द बायर। अब एक हमारा सेलर है और एक हमारा बायर है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे किसने साइन कर दिए, हमारे बायर ने साइन कर दिए उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स हो गई। मतलब एक उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है, एक अप्रूवल हो चुका है उसके लिए। नेक्स्ट है सेल्स सब्जेक्ट टू वारंटी। इफ सेल्स आर सब्जेक्ट टू अ वारंटी revenue recognition should not be deferred, but a provision should be made to cover the liability should made arise under the terms of periods of validity या periods of warranty। अब सेल्स सब्जेक्ट टू वारंटी की बात करें कि हो सकता है हमने किसी को कोई गुड सेल्स करा लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई या उसकी कुछ खराबी आ गई, तो वो हमें वापस रिटर्न करेगा और हम उसको करेक्ट कर कर ठीक कर कर उसको वापस पे करेंगे। तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कहेंगे अगर हमारे पास गुड्स आ गया कि सेल्स नहीं हुई है, मतलब सेल्स हो गई है लेकिन वो भी वारंटी के अंदर था, तो उसकी वजह से हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को ठीक करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इसी तरह आपका गारंटी सेल्स, आपकी कंसाइनमेंट सेल्स, कैश ऑन डिलीवरी या आपकी इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो ये कुछ आपके पार्ट है जहां पर हम कहते हैं कि हमारी सेल्स ऑफ गुड्स हो गई है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। किन कंडीशन में हम रिवेन्यू जनरेट करते हैं कि हाँ हमारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी हम मानेंगे कि हमने सर्विस को प्रोवाइड कर दिया है। तो सबसे पहला रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड आइदर और कंप्लीटेड सर्विस मेथड और प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। अब इसमें रिवेन्यू कब हम जनरेट मानेंगे, कब रिकॉग्नाइज करेंगे कि जब या तो हम अपनी पूरी सर्विस को प्रोवाइड कर दें या उस सर्विस के किसी एक प्रोपोर्शन को प्रोवाइड कर दें, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, हमारी जो रेंडरिंग की सर्विसेज थी हमने वो दे दी है। नेक्स्ट है नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। अब हमारे पास कोई भी एडिशनल अमाउंट ना बचाओ जो कि हमारे कस्टमर को पे करना हो, मतलब पूरी पेमेंट उसकी आ चुकी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। थर्ड, इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन। अब इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का बात क्या होता है, जरूरी नहीं कि हम हर बार एकदम सिर्फ कैश की बात करें, मनी की बात करें, हो सकता है हम किसी और कंसिडरेशन के बारे में या कंसिडरेशन के बाद उस गुड्स को वहां पर ट्रांसफर कर रहे हो, उस सर्विस को दे रहे हो, तो वहाँ पर हमारा जो भी कंसिडरेशन होना चाहिए वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हम कहेंगे कि हमने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिया है। तो ये हमारे कह सकते हैं सिग्निफिकेंस थे, जिसके बाद हम कहते हैं कि हमने अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर दिया है। हम अपनी सर्विस को पूरी दे दें या हाफ प्रोपोर्शन में दे दें, हमारा कोई भी अमाउंट ना बचा हो कंसिडरेशन का, और कंसिडरेशन फिक्स होना चाहिए, एक रीजनेबल और एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब जितने की हमारी गुड्स है उसी के हिसाब से हमारा कंसिडरेशन ये होना चाहिए। अब ये नहीं कि हमारी गुड्स तो 1000 रुपए की और हमारा जो कंसिडरेशन है हमें 10 रुपए मिले या 10 रुपए कोई वैल्यू मिले, तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। तो ये होता है आपका रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जहां पर हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं उनको, तो सबसे पहले हमारे पास किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के हमारे पास दो तरह के फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं। एक होता है आपका कन्वेंशनल फॉर्मेट और दूसरा होता है आपका वर्टिकल फॉर्मेट। इन दोनों को आपने अपने 12th क्लास में रीड आउट किया था, आपने ग्रेजुएशन में भी इनको देखा है कि हमारे पास कन्वेंशनल और वर्टिकल फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। अगर हम कन्वेंशनल फॉर्मेट की बात करें तो आपका कुछ इस तरह आपका कन्वेंशनल बनता है, मतलब जहाँ पर आपके दो कॉलम्स हम एक साथ प्रिपेयर करते हैं, एक साइड तो आपकी डेबिट कहलाती है और एक साइड आपकी क्रेडिट कहलाती है, तो ये तो आपका कन्वेंशनल होता है। लेकिन जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो मतलब हम एक ही कॉलम का यूज़ करते हैं और ऊपर से नीचे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। मतलब ऊपर हमारी कह सकते हैं असेट्स आ जाएंगी, नीचे हमारी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। इसी पूरे कॉलम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हमारा असेट्स पार्ट बन जाता है और एक पार्ट हमारा लाइबिलिटी बन जाता है, तो वो कहलाता है हमारा वर्टिकल फॉर्मेट। अब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पे कि हमारे पास ये कौन सा मेथड है, कन्वेंशनल फॉर्मेट है। ये कन्वेंशनल जो कि हमारे कह सकते हैं पहले यूज़ किया करते थे हम, इनका कब यूज़ करते हैं, पहले यूज़ करते थे काफ़ी टाइम। अब इसमें क्या हुआ करता था, आपका दो कॉलम का यूज़ क्या करते हैं हम, एक साइड तो
डेबिट दिखाते थे और दूसरी साइड हम क्रेडिट दिखाते थे। अब डेबिट में आपका देख सकते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारा पहला अकाउंट था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद हम देखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करा है, कितनी हमने परचेज करी है, और उसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। फिर इसके बाद हम क्या ऐड करा करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किया करते थे। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आपके प्रोडक्टिव वेजेस, फ्राइट इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स थे। फिर इसके बाद हम इनडायरेक्ट की बात क्या करते हैं, जिसको कि आप फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। उन सभी को गैस, सैलरी, फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, इन सभी को इंक्लूड किया करते थे। तो इसके बाद आपका क्या बैलेंस आता था, आपका कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पर हम दूसरी साइड क्या देखते थे, बाय क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर आपका जो ये बैलेंस आता था ये कहलाता था आपका कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। तो ये था आपका फॉर्मेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आपका वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है डेबिट साइड में होता है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की साइड होता है आपका क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट साइड में अगर आप कोई सेल्स करते हैं तो वो भी आपकी दिखा दी जाती है, लाइक आपकी स्क्रैप की वैल्यू। और आपके डेबिट में आपका कह सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना करा है, आपने कितने रॉ मटेरियल्स को परचेज किया है, आपके रॉ मटेरियल्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसको माइनस कर देते हैं। फिर हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। तो ये था आपका फॉर्मेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बात करी थी हमने कि हमारे पास जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता था उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते थे। तो हमने ये देखा कि टू ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, टू ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड परचेज लेस रिटर्न अकाउंट। तो हमारे पास अब यहाँ पर जो भी बैलेंस आता था हमने उस अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हमने देखा हमारे पास फिनिश गुड्स कितने का अवेलेबल पड़ा है। फिर यहाँ पर हमने अपने डायरेक्ट एक्सपेंस और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे उनको यहाँ पर ऐड कर देते थे। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का आप देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर किस तरह आपका फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। मतलब आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है किसी गुड्स का, आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कितना ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, उसके बाद आपके डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, और उसके बाद अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो हमने कितना सेल्स करी है, सेल्स लेस रिटर्न है, हमारे एबनॉर्मल लॉस कितने हैं। जितने की हमारी सेल्स होती है उसके अंदर हम किसको माइनस कर देते हैं, अपने एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आता है, फिर आपका जो लास्ट में बैलेंस आता है इसके अंदर बाय ग्रोस लॉस अकाउंट, तो वो ट्रांसफर कर जाता है आपके P&L के अंदर। अगर हम P&L की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहला टू ग्रोस लॉस अकाउंट, या ग्रोस लॉस होता है, ग्रोस प्रॉफिट होता है, जो भी हमारे पास आता है। अगर ग्रोस प्रॉफिट आएगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। अगर ग्रोस लॉस आता है तो उसको हम डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे टोटल साल के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने एक्सपेंस हमारे इनकर हुए हैं। फाइनेंस के एक्सपेंडिचर के अंदर आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के एक्सपेंडिचर आते हैं, लाइक आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके जितने भी एक्सपेंस आते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को हम किसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, P&L के डेबिट साइड में। इसके बाद आपके जो भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं, आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट एंड लॉस आया है। प्रॉफिट अगर आया है तो उसको वो कितना आया है, लॉस आया है तो वो कितना आया है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी प्रॉफिट और लॉस है उस प्रॉफिट लॉस को, जो भी हमारा ड्राइंग्स हैं, जो भी रिजर्व हैं, या हमारे पास जो भी डिविडेंड्स अवेलेबल हैं, उनको उन पार्टनर्स के अंदर, उनकी सैलरी के अंदर, उनके कमीशन के थ्रू उसको प्रोवाइड कर दिया जा सके। तो वो आपका कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम बात करते हैं असेट्स और लायबिलिटी के बारे में। असेट्स हमारे पास दो तरह की असेट्स होती हैं, एक होती है फिक्स असेट्स, एक होती है आपकी फिक्टिशियस असेट्स। अब फिक्स असेट्स के अंदर ही आपका एक और पार्ट आता है करंट असेट्स। और अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटी के अंदर आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की बात करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। आपके क्वेश्चन में इन सबको दिया रहेगा कि आपकी मोर्टेज एंड लोन कितना रहा है, आपका लोन फ्रॉम बैंक कितना रहा है, आपके सैलरी क्रेडिटर्स कितने रहे हैं, या आपने एडवर्टाइजमेंट में कितना एक्सपेंडिचर किया। तो ये सभी चीज़ें आपके क्वेश्चन में अवेलेबल मिलेंगी, उनकी हेल्प से ही आपको ये क्वेश्चन को प्रिपेयर करना होगा। तो ये यूनिट आपकी खत्म होती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं कि मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल्स यहाँ पर करा सकूँ। मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकता हूँ, फॉर्मेट बता सकता हूँ, वो समझा सकता हूँ कि किस तरह वहाँ पर उन वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिकल्स के लिए आप अपनी बुक्स के अंदर आपके जो भी न्यूमेरिकल्स अवेलेबल हैं, आप उन न्यूमेरिकल्स का यूज़ करिए और उनसे प्रैक्टिस करिए।
तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।